दर्शकों नमस्कार। आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज विश्व ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है। कुछ दर्शकों को ऑटिज़म के बारे में पता होगा या मालूम होगा और कुछ दर्शकों को संक्षिप्त जानकारी होगी कि ऑटिज़म क्या होता है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम ऑटिज़म के बारे में आपको बताएंगे। स्वस्थ बच्चे हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती हैं, पर किन्हीं कारणों से इनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। ये कमियां जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद होती हैं। इन कमियों के कारण इन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। दिव्यांगता दो प्रकार से हमारे सामने आते हैं, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से जो अक्षमता हमारे सामने आती है वह है दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, जो कि आपको दिखाई देती है। और मानसिक रूप से जो इसमें मानसिक मंदता आता है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसके लक्षण हमारे सामने आ जाते हैं। मानसिक मंदता में मस्तिष्क जो होता है उसका जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक मंदता बीमारी नहीं, एक प्रकार की अवस्था है। आज इसे आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। यदि इन बच्चों को हम सही इंटरवेंशन और प्रोग्रामिंग करें तो हम समाज के मुख्य धारा में इन्हें ला सकते हैं। ऑटिज़म भी इसी प्रकार की एक अवस्था है। ऑटिज़म, हिंदी में भी इसे ऑटिज़म या आत्मविभोर या आत्म केंद्रित कहा जाता है। यह बेसिकली एक मानसिक तकलीफ़ है जो मस्तिष्क के गठन संबंधित तकलीफ़ की वजह से मानसिक तकलीफ़ है, जिसमें मुख्यतः मरीज बच्चे होते हैं, जैसे कि करीब 2 साल के बच्चे होते हैं, और वो आपस में सोशल इंटरेक्शन मतलब एक सामाजिक मेल जोल नहीं कर पाते हैं। उनके बातचीत के तरीके में तकलीफ़ होती है, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे वो अपने कुछ बोलना चाहते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, या वो कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उन्हें समझने में और बोलने में परेशानी होती है। उसके अलावा कुछ बिहेवियर डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे एक ही चीज़ को बार बार बोलना या बार बार करना। ऑटिज़म केवल एक ऐसा खांसी सर्दी जैसी कोई सिंपल बीमारी नहीं है, यह एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी तकलीफ़ों में से कुछ तकलीफ़ एक मरीज को हो सकती है, और कुछ तकलीफ़ किसी और मरीज को हो सकती है, और कुछ तकलीफ़ और किसी मरीज को हो सकती है। तो यह एक स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम बन के ऑटिस्टिक फीचर्स बनते हैं। एक्चुअली ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों के लक्षण लगभग 3 साल के पहले उम्र से दिखने लग जाते हैं, लेकिन ये जब तक के लक्षणों का उजागर होना और माता पिता को जब तक मालूम पड़ना, उसमें थोड़ा देरी भी हो जाती है। इनके लक्षणों में मुख्यतः ये देखा जाता है कि इनमें कम्युनिकेशन, बातचीत करने में प्रॉब्लम जाती है। कई बार वो बातचीत को दोहराते जाते हैं, रिपीट करते हैं, इकोलेलिया जिसको बोलते हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण इनका आता है सोशलाइजेशन। ये दूसरे बच्चों के साथ में घुलना मिलना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, एकदम अलूफ अकेले रहना पसंद करते हैं। और तीसरा लक्षण प्रमुख इनका दिखता है, ये है स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स, जो बार बार पुनरावृत्ति व्यवहार को दर्शाना। मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको बार बार दोहराते जाते हैं। रॉक कर रहे हैं तो रॉकिंग ही कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो दौड़ ही रहे हैं, है ना। कान को फड़फड़ाते रहते हैं, हाथों को हिलाते रहते हैं, उंगलियों को देखते रहते हैं। मतलब ये टाइप ऑफ बिहेवियर्स जो दिखते हैं, ये पूरे लक्षण हैं जो एक ऑटिस्टिक बच्चे को सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग करके दिखाता है कि ये बच्चे। विचित्र रूप में मैंने ये भी देखा है कि इनकी एक रोते हैं जब बच्चे, तो एक अलग किस्म की इनकी रोने की आवाज़ आती है।
और कई बार अपने ही दुनिया में लीन रहते हैं। स्वलीनता भी इनको कहते हैं। ये कि एक पज़ल है, पज़ल में सारे ब्लॉक्स हैं और आपको पता है कि उस पज़ल को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ब्लॉक कहाँ आना चाहिए। बट उस पज़ल्स में मान लीजिए अगर वो 8 पीस पज़ल है तो एक ब्लॉक कहीं मिसिंग है। तो उन बच्चों के साथ भी वैसा ही है कि वो सारी चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं बट कुछ एक चीज़ ऐसी मिसिंग है जो उनके डेवलपमेंट या जो उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को अफेक्ट कर रही है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका हेड है, देन शोल्डर है, देन बॉडी है, देन लेग है। सो शायद वो हेड देख रहे हैं, देन फिर टमी देख रहे हैं, देन डायरेक्ट टोज देख रहे हैं। तो कुछ कुछ कंपोनेंट अप डाउन या मिसिंग है। दैट मे बी ऑटिज़म। ऑटिज़म जो है ये एक ऐसे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे लोग अपनी ही दुनिया में, इसीलिए इसको स्वलीनता भी बोलते हैं, और ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो दो एरियाज़, जो एक सामाजिक और एक है संप्रेषण, सामाजिक और संप्रेषण 2 एरिया इन लोगों का अफेक्टेड रहता है। ये लोग 2 एरियाज़ में बच्चे लोग बहुत वो होते हैं, वो लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ना वो किसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। भावनात्मक स्तर पे भी ये बच्चे लोग बिल्कुल किसी से जुड़ते नहीं, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं बस उसी को पहचानते हैं या उसी को जानते हैं। और सामाजिक तौर पे ये अपने किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी बच्चों के साथ सामान्य तौर पर खेलना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग अपनी ही दुनिया में अपने हाथ से या लाइट से इस तरह का खेलते हैं कि वो, या एक रुमाल लेके खेलेंगे। तो ये ऑटिज़म जो है वो एक स्वलीनता जैसा एक समस्या है। इनके ऐसे अपने शब्द होते हैं, ये अपना सेंटेंस बनाते हैं, ये अपनी दुनिया का सेंटेंस बनाते हैं, या इनका अलग ग्रामर होता है। इस प्रकार से जो बच्चे को हम पहचान करते हैं। इनका दूसरा जो हमारा रहता है कम्युनिकेशन बहुत पुअर रहता है। कम्युनिकेशंस इनके पास में ये समझ लीजिए कि अलग अलग लेवल, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस लेवल के बच्चा है। मॉडरेट सीवियर है तो ये समझ लीजिए कम्युनिकेशन बहुत पुअर रहता है, नहीं भी हो सकता है। अपने क्या उनको चाहिए, क्या उनका नीड है, क्या उनको और आगे उनको अपने इच्छाओं को भी वो नहीं प्रकट कर पाते हैं। कोई भी चीज़ है वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, वो बोतल उनको प्यास लगा है उठाएंगे पिएंगे, वहाँ पर रख के चले जाएंगे। किचन में जाएंगे, कुछ उनको पसंद है वो चीज़ उठाएंगे खाएंगे, फिर वहाँ पर छोड़ के चले आएंगे। वो पूछेंगे नहीं, अचानक जाएंगे अचानक करके आ जाएंगे। हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हो गया। ऑटिस्टिक बच्चे स्वलीनता, ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बौद्धिक विकास के दौरान कोई ऐसी कमी या बाधा उत्पन्न होती है जिनका कि समाज में उनका संपादन करना और व्यवहारिक समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए, उनकी जल्द से जल्द पहचान करना चाहिए। जितनी ही जल्द से जल्द हम उनकी पहचान करेंगे, उनका सही इंटरवेंशन होगा। सही इंटरवेंशन से हम उनका सही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सही प्रोग्रामिंग से हम उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं बहुत हाइपर एक्टिव भी होते हैं, ये लोग बहुत हाइपर एक्टिव भी होते हैं। तो उन लोगों को एक ट्रेनिंग के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको एकाग्रता डेवलप करें और उनको एक जगह बिठाने के लिए तो स्पेशल एजुकेशन तो ज़रूरत है ही इनको। साथ साथ में इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दिया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इन लोगों के बहुत सारे चीज़ें जो डेवलप्ड नहीं हुई होती है वो होता है। हाइपर एक्टिवनेस भी कंट्रोल होता है और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन भी इन बच्चों में बहुत अच्छा डेवलप होता है अगर उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया जाए तो। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेनली एज अप्रोप्रिएट है सारी चीज़ें। यूजुअली अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है और मुझे लग रहा है वो 3 मंथ्स है तो उनका प्रोग्राम अलग होगा। अगर वही 3 साल का है तो अलग प्रोग्राम होगा। लेकिन 5 साल के बाद, चाहे वो 5 साल का हो, 6 साल का हो, या 10 साल का हो, या 12 साल का, या 18 साल का हो, उनका प्रोग्राम टोटली अलग है। बट ये है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन दिया जाएगा, जितना जल्दी कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इन बच्चों की रिकवरी 99% चीज़ें चेंज होती हैं, बट इट्स नीड अर्ली इंटरवेंशन एंड स्ट्रिक्टली प्रॉपर प्रोग्राम। इन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज
लॉट्स ऑफ बहुत सारी थेरेपी है, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, हिप्पोथेरेपी, एक्वेटिक थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी है। बट कहीं ना कहीं सबका बेस जो ट्रीटमेंट का है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन या एसआई थेरेपी प्रोग्राम। तो इनके जो पर्सनल एरिया, सोशल एरिया, कम्युनिकेशन एरिया, एकेडमिक एरिया हम डेवलपमेंट किया जा सकता है। टीच मॉडल है, टीच मॉडल से हम इन बच्चों को स्पेसिफिक हम प्लान बना सकते हैं, आईपी जैसा प्लान बनाते हैं और हर बच्चों का रहता है उस प्लान के अकॉर्डिंग कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, पर्सनल में, सोशल में, एकेडमिक में, हर बच्चे का अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग ये बनता है। हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे। जितनी जल्द बच्चे की पहचान होगी उतना ही जल्द उसके साथ हम इंटरवेंशन कर सकते हैं और उसके फ़ायदे ये होते हैं कि क्रिटिकल एज में यदि बच्चे के साथ हम वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। और ये पाया गया है कि यदि हम कम एज पे, अर्ली एज पे बच्चों के साथ आइडेंटिफिकेशन काम करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों में संपूर्ण विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके बच्चे को इस प्रकार की समस्या है, ये आपको कैसे पता चला? देखिए, पहले तो जब शुरू में पता चला कि ये जो चल नहीं पा रहा है या बातचीत में कमज़ोर है या बोल नहीं पा रहा है, तो काफ़ी सारे सेंटर्स में हम गए, बॉम्बे, जसलोक गए, काफ़ी जगह हमने इसका ट्रीटमेंट किया। पहले तो हमारा ध्यान इसके फिजियो की तरफ था। हमने बहुत सारी कोशिशें करी कि इसका फिजियोथेरेपी, चलने, हाथ में वर्किंग, ये सब जो काम करने में, खाने में जो चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, तो हमारा ध्यान पहले वहाँ था। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जब हम घूमते गए, जब हम यहाँ पहुँचे तो इंट्रोगेशन के बाद यहाँ जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मैम हैं, डायरेक्टर मैम हैं, इनसे काफ़ी सारा इंट्रोगेशन के बाद, इसकी एक्टिविटीज़ बताने के बाद हमको ये पता चला कि इसको स्पॉटिज्म जिसको बोलते हैं वो भी एक चीज़ है। क्योंकि ये बातचीत करते मैं अपनी एक दुनिया में रहता था, कभी कुछ किसी से बातें करना या अपने गाने गाना या अपने आप में मुस्कुराना, तो फिर यहाँ पर हमको ये डेवलपमेंट पता चला। अब 2 साल की हुई ना सर, तब से हमको पता पड़ा। 2 साल की जब खुद से बोलने नहीं लगी तब हमको लगा कि कैसे नहीं बोल रही है। फिर इधर उधर हम लोग जाने लगे। सबसे पहले तो कान का टेस्ट करवाए हम, आई को टेस्ट बोले वो भी करवाए, तो कान के टेस्ट में तो बिल्कुल नॉर्मल आया। तो कान के टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल आया। फिर एक सर के पास गए हम, तो उन्होंने ही बताया कि ऑटिज़म है ऐसे करके। बस इधर उधर भागना और एक जगह बैठती नहीं है, बस वही। और वैसे अभी बहुत कुछ करने लगी है। जब वो 7 मंथ की थी तब हमें जानकारी मिला कि थोड़ा सा वो बच्चे का माँ के पेट में पानी की कमी हो गया है, तो बराबर उसका हेड जो है छोटा है। जानकारी मिला जब तक काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने हमको सही जानकारी नहीं दिया पहले। बाद में हमने जाके नागपुर में दिखाया तो पता चला हमको कि काफ़ी लेट हो गया, तो बच्ची बर्थ होगी। अब घर में ये है कि ये बहुत हाइपर एक्टिव है एक्चुअल में, चिड़चिड़ करती है, रोती है, बात नहीं मानना, ये सब चीज़ करती है। वो 1 ईयर की थी तब मुझे लगा कि मीन्स वो आई कांटेक्ट थोड़ा कम है, उसका नाम लेने से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। सो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है जो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मेन हियरिंग का प्रॉब्लम है, इस टाइप का लगा। ऑटिस्टिक है इस टाइप का उससे मैं नहीं सोचा था। फिर देन हम लोग जब इस लोग को ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हियरिंग के लिए, तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने कहा कि नहीं, शायद इसका ये प्रॉब्लम हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है ना, शायद ये ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म है। फिर हम लोग सिमी श्रीवास्तव मैडम के पास गए। फिर वहाँ गए तो मैडम ने फिर डायग्नोस किया कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है करके। फिर उसके बाद हम लोग, मैम ने कुछ बताया, लोग घर में इस टाइप का ट्रीटमेंट करिए, तो हम लोगों ने वो सब किया। फिर भी उतना फ़र्क उससे नहीं आ रहा था। फिर देन हम लोग, सर हैं इम्तियाज़ अली सर, स्पीच वाले हैं, तो हो सकता है स्पीच से कुछ फ़र्क पड़े, तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से फिर सर ने हम लोग को फरिश्ता मैम के पास भेजा कि ऑक्यूपेशनल भी इसके लिए ज़रूरी है करके। तो फिर हम लोग को फिर
ऑक्यूपेशनल का पता चला मैडम के थ्रू यहाँ डॉक्टर अमित सर के पास। फिर हम सर के पास आए, फिर उन्होंने हमको बताया एक्चुअली 2 किड्स है, ट्विंस है और दोनों प्री मैच्योर है, तो मे बी प्री मैच्योर है, इसके लिए भी हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है, ऑटिस्टिक हैं। जब ये 2.5 साल का था तब मुझको पता चला कि ये मतलब कोऑपरेट नहीं करता है किसी दूसरे बच्चों के साथ, फ्री फील नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, ये सारी चीज़ें मुझको समझ में आने लग गई थी। फिर मुझको लगा कि स्कूल में भी डालना है, फिर कोई चीज़ ये बता नहीं पा रहा है तो फिर कैसे करें। फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करी तो बोले कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके, हमारी एक मैम है मुखर्जी मैम, उनसे कंसल्ट किए तो बोले आप लोग सीधा निमहांस लेके जाओ बेंगलोर लेके गए। वहाँ फिर उन्होंने बताया कि एक ऑटिज़्म का सिंड्रोम है, इसमें ASD ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उन्होंने डायग्नोसिस किया उसको। फिर उन्होंने हम लोगों का क्लास लिया कि कैसे है, इसका क्या है, कुछ चीज़ को पहचानता है कि नहीं। हम लोग बोले नहीं सर, अभी तो ये कुछ भी नहीं पहचानता है, किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता, जो चीज़ इसको चाहिए रहता है वो इशारों से बोलता है और हम भी उसको प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि अब बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो देना है, इस टाइप का था। फिर उन्होंने वो सारी चीज़ों को ब्रेक कराया कि आप ये जो भी मांग रहा है उसको देना बिल्कुल बंद करिए, जब तक ये बोलता नहीं है, स्ट्रिक्ट होइए करके। फिर वहाँ से हम आए और एक स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स से कंसल्ट करिए करके, फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर पता करते रहे अपने स्तर से कि कहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मैं मैम के पास आई, प्रिया मैम के पास कोपलवानी में, तो उन्होंने इसको क्लास लेना शुरू किया। फिर मैम ले सारे, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करता था कि ये क्या चीज़ है, कौन सा कलर है, क्या है, कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन नहीं करता था। फिर सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाया मैम ने, धीरे धीरे आइडेंटिफाई कराया। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको एक बार नॉर्मल स्कूल में भी डाल के देखिए करके। सारी चीज़ों को ये धीरे धीरे 6 महीने में इसके में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, कलर्स बताने लग गया, ये फ्लावर है, ये वो है, सारी चीज़ों को ब्लॉक्स में डालने लग गया, हर चीज़ों को मतलब वो आइडेंटिफाई करना तो शुरू कर दिया, ये है, ये क्या है, ये है, वो सारी चीज़ें बताने लग गया। ये जब 2-2.5 साल का था तो बिहेवियर में प्रॉब्लम, लोगों से बात करने में, इसको मतलब कहीं जगह ले जाओ तो इसका बिहेवियर अलग था, लोगों से घुल मिल नहीं पाता था, कोई दूसरी जगह ले जाओ तो रोना, उस जगह को जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मेरे को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, और शब्द आवाज़ थी लेकिन शब्द बिल्कुल नहीं थे, बड़बड़ाता था, फिर बात इसके कुछ समझ ही नहीं आते थे कुछ। ऑटिज़म, जिसको हिंदी में स्वलीनता बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वलीन बच्चे अपने आप में लीन रहते हैं, वे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं। यह हस्तक्षेप चाहे उनके अभिभावक या पेरेंट्स के द्वारा हो, या उनके आसपास पड़ोसियों के द्वारा हो, या उनके भाई बहनों के द्वारा हो। यदि इस प्रकार के लक्षण कहीं आपको दिखाई पड़ते हैं या आपके बच्चों में दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं वे बच्चे ऑटिज़म से ग्रसित तो नहीं? हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं। ऑटिज़म ऐसी एक डायग्नोसिस है या ऐसी एक फील्ड है, अगर मैं उन बच्चों में कोई एक उनकी हॉबी या उनकी एक कोई पसंद की चीज़ मैं निकाल लूँ आउट और मैं उनको उस चीज़ में ट्रेन करूँ, ऐसे बहुत सारे आपको लिटरेचर या गूगल्स पे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको पता चलेगा ओ इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन को ये है वो है। तो उसमें से वैसे बहुत सारे राइटर्स आपको ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ दिखेंगे। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है, ये USA में पब्लिश हुआ है। उस आर्टिकल में ये क्लियरली मेंशन है कि सन 2025 तक आने वाली जो जनरेशन है उसमें से 50% जनरेशन में कुछ ना कुछ ऑटिस्टिक फीचर्स होंगे। मुख्य उद्देश्य होना यह चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चे को अर्ली एज में हम उनके साथ वर्कआउट करें और उन्हें किसी स्पेशल स्कूल में ना भेजते हुए उन्हें हम इंट्रीग्रेट करें नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि ये बच्चे मेंटली रूप से पूरी तरह से अच्छे होते हैं। ज़रूरत होती है उन्हें डेवलप करने की, उनके साथ काम करने की, उन्हें मार्गदर्शन देने की, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पेरेंट्स को अपने बच्चे को समय देने की। यदि हर पेरेंट्स ये ठान ले कि अपने बच्चे को 1 आवर्स भी देता है तो मैं कह सकती हूँ 50% चेंजेस सिर्फ पेरेंट्स के समय देने से ही बच्चों में चेंजेस लाए जा सकते हैं। स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यदि किसी परिवार में दिव्यांग बच्चे हैं तो यह परिवार का प्रथम नैतिक दायित्व है कि वह उसे स्वीकार करे। यदि परिवार उसे स्वीकार करता है तो समाज भी स्वीकारेगा। समाज का भी यह नैतिक दायित्व है कि इन दिव्यांगों के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण रखे। पेरेंट्स को ही चाहिए कि पहले वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमको इनको लेके चलना है, हम कहीं भी जाएं तो हम इनको छोड़ के ना जाएं।
इनको पहले सबसे पहले समाज में इस तरीके से लेके जाना है ताकि लोग भी एक्सेप्ट करें और हमको देख के उनको भी आए मन में कि नहीं, ऐसे बच्चे भी सब जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। हम ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते हैं जहाँ हम जाते हैं और हम अपने बच्चों को नहीं लेके जाते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं पर लाइफ में किसके पास तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ साथ पे लेके चलना है और इनको आगे बढ़ाना है। ये बच्चे केवल और केवल प्रेम को समझते हैं, इनको ये नहीं रहता, इनको कभी ये तुलना नहीं करते कि मैं उससे कुछ मैं ले लूँ, मैं ज़्यादा ले लूँ, कम हो गया, ऐसा इनके मन में तो सोच कभी आता ही नहीं है। तो इससे हमको करना चाहिए कि हम उसके पास जाएं और उसको मतलब सोच पैदा मत करें, बस उस टाइप का सोच ही नहीं लाना चाहिए कि ये बच्चे इस टाइप के हैं। तो घुसाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ घुसाओ। अगर कोई घर में मिलने भी आ रहे हैं तो उनके सामने इस बच्चे को सामने पेश कर दो। ये नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा है कि उसको अंदर घर में बंद कर दूं और उसको पता मत चले, शर्माओ नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों को लगता है यार ये कैसे लोग सुनते नहीं है, इतने ज़्यादा कैसे मतलब कर रहे हैं स्टेप का। तो कई बार ऐसा होता है कि देख के थोड़ा डोर बंद करने के लिए करते हैं कि यार ये अंदर आ जाएंगे तो पता नहीं फेंक फाक कर देंगे। और ये इन लोगों का खैर प्रॉब्लम है, अब वो हम हर किसी को अब क्या बोल सकते हैं, अब वो उनका नेचर है। बस अब वही है, जो समझते हैं उन लोग बहुत अच्छे से मतलब बात करते हैं, बच्चों को प्यार से ये करते हैं कि ट्रीट करते हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को सही टाइम में, अगर उनको ऐसा कुछ लगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसे जैसे ऐसी संस्था है वहाँ लेके अपने बच्चे को ठीक करना चाहिए। ऐसे अपने में डिपेंडेंट हो जाए और क्या चाहिए बच्चा। बहुत सारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड इरिटेट हो जाते हैं बच्चों के साथ। मैंने देखा है कि इवन कई बच्चे यहाँ के बताते हैं मम्मी ने मारा, मीन्स दे ऑल्सो पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हिटिंग बिकॉज उनका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, जॉइंट फैमिली में है। कई बार जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस चीज़ को। कई मदर्स इतनी अच्छी हैं कि वो करना चाहती हैं बच्चों के लिए कुछ, पर इन लॉज के रहते नहीं कर सकती। पर तो पेरेंट काउंसलिंग मदर एंड फादर दोनों की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर उनको कई बार ये फीलिंग आती है अब अगर हम सेकेंड इशू करेंगे तो ऐसा ही तो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में हमारी वजह से तो हमारा बच्चा ऐसा नहीं हुआ, हमारे में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के आते हैं जब हम काउंसलिंग करते हैं। यूथ को भी सेंसिटाइज करें कि इनकी, क्योंकि वो भी आपके ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उनके साथ में भी आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं। तो उनको पढ़ाई करना, उनके लिए पढ़ाई करना और उनके लिए हेल्प करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि यूथ को तैयार करें कि इस दिशा में भी उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। कई फिल्म में कुछ एक्टर हैं जिन्होंने इसके प्रति कुछ योगदान दिया है, जैसे तारे ज़मीन पे, माय नेम इज़ खान, ऐसे कई सारी मूवी आई हैं जिसमें कि उन्होंने अपने लोगों में जागरूकता फैलाई है। अगर एक बार पेरेंट्स को मालूम चलता है तो पेरेंट्स को बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। पालकों को हमेशा ऐसे बच्चों के प्रति कोमल व्यवहार रखना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको मौका देना है। यह कोई बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसे बच्चे लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, केवल उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। ऑटिज़म के बच्चों को पहचानना और उनके साथ व्यवहार करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो और इनको हमको पहचानना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से एक ब्रोशर भी डेवलप किया गया है। समय समय पर इनके पालकों का प्रशिक्षण किया जाता है, समय समय पर सरकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठकें ली जाती हैं और सारे प्रयास जो एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से होने चाहिए वो राज्य में हो रहे हैं। दर्शकों, ऑटिज़म के बारे में जानकारी देने का यह हमारा छोटा सा प्रयास था। यदि ऑटिज़म के इस प्रकार के लक्षण आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में दिखाई देते हैं तो आप उन्हें जल्द से जल्द प्रशिक्षण केंद्र में लेके आएँ, क्योंकि ऑटिज़म एक बीमारी नहीं, अवस्था है। परिवार और समाज मिलकर ही उचित प्रशिक्षण के माध्यम से इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में ला सकते हैं। नमस्कार। यमुना गंगा उच्चल जलधिकरंगा। चंदा मेरे या चन्न मेरे या चन्न मेरे या है किया। ओ पिया चंदा मेरे या
मेरे या चन्न मेरे या चन्न मेरे या हे